देखिए, वेनेजुएला में बुधवार की शाम आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कह सकते हैं ये एक ऐसी तबाही थी जिसको देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। मानवीय संकट के दौरान यहां पर जो स्थिति देखने को मिली है वो काफी ज्यादा दयनीय हो गई है। देखिए, महज 60 सेकंड के भीतर आए दो भूकंप जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 और 7.5 नापी गई है। इन भीषण झटकों ने राजधानी कराकस समेत देश के कई बड़े शहरों को हिलाकर रख दिया। यह आपदा इतनी भयावह थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते कई बहुमंजिला इमारतें, आप तस्वीरों में देखिए, धराशायी हो गए। भूकंप का केंद्र राजधानी कराकस से लगभग 168 किलोमीटर दूर मोरान क्षेत्र के पास बताया गया, लेकिन इसके झटके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। वहां जो लोग मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो बताते हैं कि पहले झटके के बाद लोग अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। महज 60 सेकंड के भीतर दूसरा और भी शक्तिशाली झटका आया, जिसने पहले से कमजोर हो चुके संरचनाओं को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। राजधानी काराकस, माराकाई, वेलेसिया और कई अन्य शहरी क्षेत्रों में इमारतों के गिरने, सड़कों में चौड़ी दरार पड़ने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाने की खबर भी सामने आई। कई स्थानों पर सड़कें बीच से फट गई, पुल क्षतिग्रस्त हो गए, बिजली के खंभे उखड़ गए और पूरा इलाका, पूरी राजधानी का जो क्षेत्र था वो अंधेरे में डूब गया। भूकंप के तुरंत बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ये तस्वीरें देखिए, लोग अपने परिजनों की तलाश में सड़क पर निकल गए, जगह जगह भटकने लगे, जबकि हजारों परिवार को अपने घर छोड़कर खुले मैदान में अस्थायी राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस बताते हैं कि तबाही का क्या वो मंजर रहा होगा और वहां जो लोग रहे होंगे उन्होंने क्या महसूस किया होगा। कहीं ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई तो कई बाजार, दुकानें भगदड़ के बाद बंद हो गई। देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है। ये देखिए, इस तरीके से ये जब भूकंप आया तो लोग इधर उधर भागते नजर आए। दुकानदार पर कहीं कहीं पर दुकान जो खुले हुए थे वहां पर लोग खरीदारी कर रहे थे, कई जगह पर दफ्तर के लोग काम कर रहे थे, कई बच्चे स्कूल गए हुए थे, कई लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन ऐसे झटके ने सबको हिला कर रख दिया। कुछ ही सेकंड में आई इस तबाही ने, ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि क्या इस वक्त स्थिति वहां पर हुई होगी। लगातार अगर हम बात करें तो आफ्टर शॉक का डर सता रहा है। देखिए, राहत और बचाव एजेंसियों के अनुसार कई इलाके में अभी भी बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। सेना, पुलिस, दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। भारी मशीनों, स्निफर डॉग्स और आधुनिक उपकरणों की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जो लोग बचे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोई 1-2 इमारत नहीं गिरी है, बल्कि हजारों की संख्या में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतार है और मेडिकल सेंटरों पर आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि बड़ी संख्या में लोगों को सिर पर, रीढ़ की हड्डी और साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था यानी कि यूएसजीएस ने इस आपदा को बेहद ही गंभीर बताते हुए आशंका जताई है कि जनहानि का आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां भोजन, पानी, दवाई और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भूकंप के बाद प्यूर्टो रिको और वर्जिन द्वीप समूह के लिए सुनामी अलर्ट भी जारी किया गया है। जब रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7 से पार होती है तो आप समझ जाइए कि वहां पर सुनामी का अलर्ट भी आ जाता है, जिससे पूरे कैरिबियन क्षेत्र में अब चिंता बढ़ गई है कि पहले तो भूकंप और दूसरा सुनामी। हालांकि बाद में समुद्री गतिविधियों की निगरानी जारी रखते हुए हालत पर लगातार नजर बनाई जा रही है। इस भीषण आपदा के बाद दुनिया भर से संवेदनाएं और सहायता प्रस्ताव आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वेनेजुएला में हुई भारी तबाही पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की है और हर संभव सहायता देने का भी भरोसा दिया है। अब देखिए, भारत हमेशा से ही एक दोस्त की तरह आगे बढ़ता रहा है, चाहे वो 2023 में टर्की में जो भूकंप आया था, तुर्की में, उस समय भी भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। खाना, पानी, दवाई, हर चीज पहुंचाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस आपदा पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपको याद होगा, बीते दिनों जब अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई करते हुए वहां के राष्ट्रपति को
अपने देश ले आए और उसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि शुरुआती रिपोर्टें बेहद ही चिंताजनक है और अमेरिका मानवीय अधिकार जो है मानवीय आधार पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठन, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और विभिन्न देशों की आपदा राहत टीमें भी सहायता के लिए आगे आई है। आप समझिए इसी से कि जब पूरे दुनिया की टीमें, सहायता टीमें वेनेजुएला में अपनी टीम लेकर आ रही है राहत बचाव कार्य के लिए, तो ये आपदा कितनी बड़ी होगी। वेनेजुएला सरकार ने हालत की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। सभी सरकारी संस्थानों को राहत और पुनर्वास कार्यों में लगाया गया है और यहां पर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये पिछले 120 सालों से अधिक वर्षों में वेनेजुएला की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। 120 सालों तक ऐसी कोई आपदा वेनेजुएला ने नहीं देखी। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि जो इस वक्त स्थिति उत्पन्न हुई है वेनेजुएला में, उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इस कुदरत के प्रहार के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और ये इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि आंकड़ा ये बता रहा है कि 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों तक की मृत्यु इस आपदा के जरिए हो सकती है। हालांकि अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ चीज़ें आगे आएंगी। हमारे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी हैं, भूवैज्ञानिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं, पर्यावरणविद है, और साथ ही सुरेश शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ पर। और सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी, आप ही से इसकी शुरुआत होगी कि ये जो तबाही वेनेजुएला में आई है, इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे वो टर्की हो, जापान हो, कई ऐसे देश हैं जो ऐसी आपदाओं से जूझ चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह हो जाता है कि भूकंप को लेकर क्या प्लेट्स का टकराना इतने बड़े भूकंप का कारण है या फिर इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकता है, क्योंकि ये जो भूकंप है, ये जो इसकी तीव्रता नापी गई है, ये सामान्य से बहुत ज्यादा है और तबाही की तस्वीरें तो सर आपने भी देखी हैं। देखिए, हमारी धरती जो है उसका व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसका जो ऊपर का छिलका है, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, वो 100 किलोमीटर मोटा है। उसके ऊपर 800 करोड़ लोग रहते हैं। सारे समुद्र, सारे पहाड़, सारे जंगल, सारी सृष्टि धरती की उस 100 किलोमीटर का जो छिलका है लिथोस्फीयर, उसके ऊपर बसी हुई है। अब 100 किलोमीटर एक साइड से, 100 किलोमीटर दूसरी साइड से, 12,742 में से 200 किलोमीटर कम कर दो तो बाकी 12,542 किलोमीटर क्या है? आग, मैग्मा, हीट, मोटन रॉक। तो हम कुल मिला के जो धरती है ये आग से भरा हुआ एक फुटबॉल है। अब ये जो लिथोस्फीयर है, ऊपर छिलका 100 किलोमीटर मोटा है, जिसके ऊपर सारे पहाड़, सारे जंगल, सारे समुद्र, सारी 800 करोड़ आदमी, सारे पशु पक्षी, सृष्टि बसी हुई है। ये अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है, उनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ये जो प्लेट्स हैं, वेनेजुएला का सिनेरियो लो तो वेनेजुएला एक डबल सबडक्शन जोन है। वहां पे डबल सबडक्शन जोन का मतलब कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे, जैसे सांप अपने बिल में घुसता है, उसके नीचे जाती है और 1200 डिग्री के मैग्मा में पिघलती है। जब वो पिघलती है तो उसके पिघलने से जो साथ में कैरिबियन सी का पानी है वो भी जाता है, वो भाप बनता है। अब जब उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वहां विस्फोट होता है। वो विस्फोट जो है उससे भूकंप आता है ऊपर। अब आप देखिए कि वेनेजुएला के अंदर, आप लिखिए गूगल पे, नंबर ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन वेनेजुएला, 360, 361 गर्म पानी के चश्मे हैं। ये गर्मी जो है वेनेजुएला के नीचे, वो गर्म पानी के चश्मों में गर्मी के रूप में निकल रही है। तो वेनेजुएला को क्या चाहिए? इमीडिएटली 361 के 361 हॉट वाटर स्प्रिंग्स के ऊपर जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट्स लगाएं, उस गर्मी को बिजली के रूप में बाहर निकालें। वो गर्मी जमा होकर विस्फोट ना करे और भूकंप ना आए। मैनेजमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी is development, and if we ignore it, if we don't bother it, then it will cause disasters like earthquakes and tsunamis. बिल्कुल, इसके बाद ही जैसे ही ये भूकंप आया उसके बाद से सुनामी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। राजेश जी, आपके पास आ रही हूँ। ये जो पूरी चीज़ हम देख रहे हैं, कह सकते हैं क्या कि जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, लगातार तस्वीरें बदल रही हैं, अलग अलग तरीके के हाई लेवल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि
अब भूकंप के झटके बहुत तेजी से आ रहे हैं और इतना कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है और जनहानि जो है उसकी संख्या सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। राजेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। सुरेंद्र सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं और जहां तक मुझे पता है कि आपका अनुभव आज बहुत काम आएगा, इसलिए भी क्योंकि हमने देखा है कि कई जगहों पर भूकंप आया। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर एक अच्छे मित्र के नाते कई जगहों पर भूकंप के दौरान दवाइयां भेजी, खाना भेजा, बहुत सारी मदद की है। लेकिन आज थोड़ा सा ये जो वेनेजुएला में हुआ है, इसमें थोड़ा सा राजनीतिक पक्ष ये भी है सर कि भारत ने टर्की की भी मदद की है, भारत ने बांग्लादेश की भी मदद की है, नेपाल की भी मदद की है, श्रीलंका की भी मदद की है। लेकिन इन सबके बावजूद हमने देखा है कि एक समय के बाद भारत के खिलाफ इनका क्या रुख रहा है। ऐसे में भारत जब अब मदद के लिए अगर हाथ बढ़ाएगा, और इसमें विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहा है कि भारत ने कई देशों की मदद की, लेकिन जब भारत को जरूरत पड़ती है किसी के साथी की तो वो साथ नहीं देते हैं। ऐसे में इस चीज को हम कैसे देखें कि अगर भारत आगे चलकर मदद करता है तो इसका आगे चलकर क्या नतीजा होगा? एक तो सुचित्रा जी, मेरा नाम आज आपके इसमें गलत दिखा रहे हैं, तो सुरेंद्र स्वामी करा दीजिए आप। ठीक है सर, सुरेंद्र शर्मा आ रहा है बार बार। ठीक है, माफी चाहूंगी सर, मैं अपनी टीम को कहती हूँ सुरेंद्र स्वामी कर दीजिए। जी सर। जी, दूसरा मेरा ये कहना था कि देखिए, ऐसे आपदाओं में मदद करना ये हमारी प्रवृत्ति है। बिल्कुल। हम लोगों की यही सोच है कि भाई दुश्मन उस समय दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी जानी चाहिए, और अगर हमारे पास संसाधन है तो उन संसाधनों के अनुरूप हम जिसकी जितनी मदद करनी चाहिए उतनी मदद हम उनकी करते हैं। तो ये मदद जो होती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, उसमें गिव एंड टेक के हिसाब से हम लोग नहीं करते हैं, दूसरे देश करते हैं। लेकिन हम ये सोच के मदद नहीं करते कि आगे फ्यूचर में ये लोग जो है हमारी दोस्ती निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, तो इसलिए वो इश्यू रेलेवेंट नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कह दिया है कि भाई हम जो भी मदद आप चाहे करने को तैयार हैं। और नॉर्मली क्या मदद होती है, यहाँ से एक हमारे यहाँ से रेस्क्यू टीम जाएगी सर्च एंड ऑपरेशंस के लिए, कि जो लोग वहां मलबे में दबे रह गए हैं उनको खोजना होता है, तो उनको अगर हम बचा सकते हैं। दूसरा होता है कि मेडिसिन, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मेडिसिन हैं, हम डॉक्टर्स भी टीम भेज सकते हैं। और भूकंप में ज्यादातर जो है वो हड्डी के टूटने की, इस तरह की चोट लगने की संभावनाएं ज्यादा, वही संभावनाएं होती है। तो उसके ऑर्थोपेडिक के हिसाब से वहां पे क्या क्या दिया जा सकता है। फिर क्या होता है, चूंकि लोगों के घर बार ध्वस्त हो गए हैं तो उन लोगों को खाने पीने का इंतजाम होता है। अगर वेनेजुएला चाहेगी तो हम लोग वहां पे एक हॉस्पिटल टेम्परेरी सेटअप कर सकते हैं। हमारी एनडीआरएफ वहां कैपेबल है, जिसमें हम सारा ट्रीटमेंट सब फैसिलिटीज देते हैं। तो ये हमारी सरकार ने गुजरात में जब भूकंप आया था उसके बाद से ही देश ने इस विषय पर काफी काम किया है। हमने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई, हमने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, इक्विपमेंट से हमने उनको दिया है, और उसमें वो लोग फुल्ली ट्रेंड हैं, चाहे वो किसी भी तरह की आपदा हो। और इसीलिए हम लोग नेपाल में, तुर्की में, जहां भी भूकंप आए हैं, हमारी टीमें वहां पे रेस्क्यू टीमें गई है। और सिर्फ हमारी नहीं, सभी देशों की जाती है। देखिए, जब गुजरात में भूकंप आया था तब मैं उस समय आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं उस समय डायरेक्टर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस था। तो हमें मालूम है, सारी रात हम कोऑर्डिनेट करते थे, भुज पर हम सारी टीमों को ले रहे थे, और करीब करीब नहीं तो 70-80 देशों से हमारे यहाँ पे टीम आई थी खाने। तो सभी देश करते हैं। तो पहली बात तो कि इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के एंगल से कोई भी देश दूसरे देश के लिए इसमें हेल्प नहीं करता है, और अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से लोग मदद करते हैं। तो हम भी मदद करेंगे। अभी वहां पे थोड़ा एयरपोर्ट तो बंद हो गया है, ऑपरेशन टाइम में होगा उस पे, उसके हिसाब से वो, क्योंकि जितनी भी टीम्स हैं उनका एक लिमिटेड है। अगर विद इन 5-7 डेज, वैसे तो फर्स्ट 24 आवर्स जो हैं वो क्रूशियल होते हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 7 दिन तक भी लोगों को बचाया गया है। तो जैसे ही हमें एयरपोर्ट की फैसिलिटी वहां पे खुलेगी तो हमारे अपने जहाज भी तैयार हैं।
तो वो फुल्ली इक्विप्ड होकर निकल ठीक है, जाएंगे। यानी कि दूसरी भारत बात- को जैसे ही हवाई क्षेत्र से क्लियरेंस मिलेगा तब भारत की ओर से जो मदद है वो पहुंचाई जाएगी। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहेगा और हम आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे कि आखिर ऐसी भीषण आपदा के बाद क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और भारत को कितने सतर्क रहने की जरूरत है। वेनेजुएला इस वक्त जिस आपदा से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में अब क्योंकि जरूरत है कि जो शहरीकरण लगातार हो रहा है उसमें क्या बदलाव होने चाहिए और क्या शहर को बसाने से पहले कोई भू निरीक्षण यहाँ पर होना चाहिए क्या। हमारे साथ राजेश जी भी जुड़ गए और राजेश जी अब आपके पास आऊंगी क्योंकि अब देख रहे हैं हम कि लगातार टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो रही है, तरीके बदल रहे हैं, लोगों का जीवन जीने का तरीका बदल रहा है, रहने का, काम करने का हर एक प्रकार से बदल रहा है। अब शहरीकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है, ऐसे में क्या शहरीकरण भी एक कारण है, लगातार पर्यावरण में ये जो बदलाव हो रहा है वो भी कारण है कि ऐसे भूकंप का सामना लगभग कुछ दिनों के बाद किसी न किसी देश को करना पड़ रहा है। राजेश जी आपसे सवाल है, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 सुन रही है जी क्या सवाल जी एक बार राजेश जी, बताएंगे? सवाल ये है कि ये धीरे धीरे जो लाइफस्टाइल बदल रहा है, रहन सहन का तरीका बदल रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, आर्किटेक्चर स्मार्ट हो गया है, एडवांस हो गया है, क्या ये भी एक कारण है कि शहरीकरण जिस तेजी से हो रहा है उस तेजी से ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी लगभग हम कुछ ही दिनों में देखते हैं किसी न किसी शहर में ये होता है और लोग परेशान होते हैं? दुनिया की कोई भी प्रगति जो है वो प्रकृति के सहयोग के बिना असंभव है। आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और प्रगति की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर तबाही मची हुई है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि एक शानदार और एक जानदार जीवन हम जिए तो हर क्षण, हर पल, हर समय प्रकृति को आगे लेकर चलना पड़ेगा। नेचर को समझना भी पड़ेगा, अपनाना भी पड़ेगा और ज्ञान को भी प्रकृति के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब हमारा ज्ञान प्रकृति के साथ जुड़कर चलेगा तभी वास्तव में मानव का भी और मानवता का भी और इंसानियत का भी विकास होगा। आज पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही आ रही है उसका एकमात्र कारण है कि हम विकास कर रहे हैं लेकिन वो विनाश की शर्तों पर, प्रकृति को कहीं पर भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा। हमारा देश भी 60% हमारे देश की जो भूमि है वो जो है भूकंप से संभावित क्षेत्र है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसी आपदाओं से, ऐसे दुष्प्रभावों से हम बचें तो हमें बच्चों को भी, समाज को भी, युवाओं को भी प्रकृति के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा, प्रकृति के साथ जोड़कर चलना पड़ेगा, तभी ये आपदाएं भी कम हो सकेंगी और एक सुंदर मानव जीवन भी जी सकेगा। ठीक है क्योंकि हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, सूर्य जी आप भी हमारे साथ हैं। जरा सा मुझे ये समझना है कि ये जो क्षेत्रों में भूकंप आते, इतने बड़े बड़े भूकंप आते, क्या इतने बड़े भूकंप का संकेत पहले से मिलता है या छोटे छोटे जो घटनाएं होती है उसको भी अगर हम नजर में रखें तो ऐसी आपदा से पहले हम थोड़ा सा सचेत हो सकते हैं? देखिए, एक स्टैंडर्ड फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपसे कहा कि धरती के ऊपर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, डाइव करती है, जैसे सांप बिल में घुसता है और वो नीचे जाके लावा में 1200 डिग्री के लावा में मेल्ट होके फिर वहाँ बुलबुला निकलता है, वो विस्फोट होता है तो भूकंप आता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, हमारी धरती के ऊपर कुछ देशों के नीचे डबल सबडक्शन जोन है। उसमें आपका वेनेजुएला जो है ये एक कंट्री है, जापान दूसरा कंट्री है, तुर्की तीसरा कंट्री है। आपको पता है 2011 में जापान में सुनामी आई थी, क्यों आई थी? आपको पता है जापान में हर हफ्ते भूकंप आता है, क्यों आता है? क्योंकि वहां डबल सबडक्शन जोन है। ये डबल सबडक्शन जोन विश्व में जहां जहां है उन कंट्री को अपने कंट्री में जितने हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं उनके ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के सरप्लस जियोथर्मल एनर्जी को बिजली के रूप में निकाल के इस्तेमाल करना होगा। अगर वो जियोथर्मल एनर्जी नीचे जमा होती रहेगी तो रेजर्वोयर के अंदर प्रेशर कुकर फटेगा और भूकंप आएगा। ये तो एक तरीका रहा। दूसरा, यहाँ तक आप प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति दो तरह की होती है। अगर आपने गलती से भगवत गीता का 7वां अध्याय प्रकृति भेद योग पढ़ा हो, एक चेतन प्रकृति होती है, एक जड़ प्रकृति होती है। जो जड़ प्रकृति है वो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार है। और जो चेतन प्रकृति है वो आत्मा और परमात्मा है। जो चेतन प्रकृति है वो जड़ प्रकृति को कंट्रोल करती है। अब हमारे देश में बीफ एक्सपोर्ट होता है, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि आप गाय माता का हनन मत कीजिए। ये चेतन
प्रकृति का प्रतीक है। हम जितना गाय माता को कष्ट देंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार को उतने कष्ट यहाँ किसी न किसी रूप में सहने पड़ेंगे। लेकिन तो सर बीफ का मतलब तो सर भैंस का मांस होता है, लेकिन ऐसे में अब जाहिर बात है, और ये बात मैं भी इस बात से रिलेट कर पाती हूँ कि जब बीफ नाम रख दिया जाता है तो दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में नाम जरूर सरकार को बदलने पर गौर करना चाहिए। देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का इलेक्शन जीतने से पहले कहा था मैं पिंक रेवोल्यूशन बंद करूंगा, मगर उन्होंने बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया को नंबर 1 कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने गाय को सरासर धोखा दिया है। ये गाय माता की बददुआएं जो हैं, आगे चलकर हम देखेंगे सर, क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। लेकिन आज जिस आपदा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सुरेंद्र सर, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि समय थोड़ा कम है, बहुत जल्दी से मैं ये जरा समझाइए कि भारत ऐसी आपदा के लिए कितना तैयार है? पूरी तरह तैयार है। देखिए, गुजरात भूकंप के बाद हमारे देश में किसी भी भूकंप में, किसी भी बाढ़ में और जो समुद्री तूफान है उसमें उतनी डेथ्स नहीं हुई है। हमारा जो इमरजेंसी सिस्टम्स हैं, जो हमारे वार्निंग सिस्टम्स हैं, अब जब देखिएगा 1999 में उड़ीसा साइक्लोन आया था, उसके बाद साइक्लोन तो आते रहे हैं लेकिन आप उतनी डेथ्स नहीं हुई है। तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूव किया है और इस समय लेकिन बात क्या है ना कि भूकंप को आप रोक नहीं सकते। देखिए, ये तो नेचुरल प्रोसेस है अर्थ का। अब उसमें आप मकान कैसे बनाएंगे, कितनी डेंसिटी होगी, कितने रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे, उस पे कैजुअलिटीज डिपेंड करती है। ठीक है। और ये जो वेनेजुएला में भूकंप आया है, मैं बताऊं आपको, बैक टू बैक आया है। और बहुत, इसको हम लोग कहते हैं कि ये शैलो अर्थक्वेक है। मतलब पहले वाला जो आया वो 20 किलोमीटर डेप्थ पे था और दूसरा 10 किलोमीटर डेप्थ पे था। तो ये जो शैलो होते हैं ये बहुत एरिया ज्यादा नहीं कवर करते हैं, लेकिन जो एरिया कवर करते हैं उसमें तबाही ज्यादा करते हैं, क्योंकि धरती से ज्यादा नीचे नहीं है। तो वेनेजुएला में अगर जापान जैसी बिल्डिंग्स तो है नहीं, बिल्कुल तो इनको सबसे पहले तो सैटेलाइट से अपना माफी के साथ आपको सुरेंद्र सर रोकना चाहूंगी, मेरे पास समय इतना ही था। लेकिन कुल मिलाकर वेनेजुएला में जो इस वक्त आपदा आई हुई है उसके लिए भारत मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। देखते हैं कि भारत अब कैसे और कितनी मदद वेनेजुएला पहुंचाता है। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।